Hello everyone. Today we will continue with chapter number 8 Indian Politics Trends and Development. This is the fifth video lecture on this chapter. In today's lecture we are going to continue from emergence of new consensus. Consensus means aam sahmati, sarvasammati. Okay. Here is a graph chart and the line chart also. Through the graph and the line chart you can compare the performance between the Congress and the BJP between 1984 to 2004. Okay, how? यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हम इलेक्शन की बात करें 1984 इलेक्शन की बात करते हैं तो बीजेपी गोट ओनली 2 सीट्स। ओके, यहाँ पे ये 2 सीट मिली हैं बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 1984 के इलेक्शन में मिली हैं 415 सीट। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से उस टाइम पर जब कांग्रेस सिस्टम था और धीरे धीरे ये किस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है कांग्रेस का और राइज होना शुरू होता है बीजेपी का। अब उसके अगले जनरल इलेक्शन में आप देख सकते हो कि 2 सीट से जो बीजेपी पहुंच गई है वो 85 सीट पे, जबकि कांग्रेस 415 सीट से पहुंच गई है ओनली 197 सीट पे। ओके, तो इन द सेम वे आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो आपको लाइन चार्ट दिया गया है इसके थ्रू आपको परसेंट ऑफ वोट शेयर यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ द लोकसभा इलेक्शन 2004। अब लोकसभा इलेक्शन 2004 में क्या होता है? इन द इलेक्शन ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोलिशंस इन ए बिग वे। एज वी हैव सीन दैट एनडीए जो थी उसने जो कॉलिशन बनाया था वो 1998 में बनाया था बीजेपी ने, जो एनडीए के साथ बनाया गया था। सो दिस टाइम एनडीए वाज डिफीटेड and a new coalition government led by the Congress known as United Progressive Alliance UPA. ओके, इसको हम UPA बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस, जो अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि UPA 1, 2 एंड द NDA 1, 2, 3, 4 आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप सिर्फ इतना ही समझेंगे कि 2004 के इलेक्शन में क्या होता है कि कॉलिशन जो है UPA का कॉलिशन जो है लेड बाय कांग्रेस जीत जाता है, जबकि एनडीए जो है वो डिफीट हो जाता है। ओके, सो दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टी। अब यहाँ पे जो इस गवर्नमेंट को, जो यूपीए गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जो बनती है, उसको सपोर्ट मिलती है लेफ्ट फ्रंट पार्टी से। ये लेफ्ट फ्रंट पार्टी कौन सी है? जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, ओके, जो लेफ़्ट विंग पार्टी हैं। तो लेफ़्ट फ्रंट पार्टी से यहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। द इलेक्शन ऑफ 2004 ऑल्सो विटनेस्ड द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस। भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कांग्रेस ने अपनी जो पोजीशन है, अपनी पार्टी की पोजीशन है, वो कुछ हद तक जो है वो इम्प्रूव की है। इट कुड इंक्रीज इट्स सीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1981। 1981 के बाद यहाँ पे देखा जाता है कि पहली बार कांग्रेस ने 2004 के इलेक्शन में कुछ अपनी सीटें जो हैं वो इंक्रीज़ की हैं। लेकिन जो ये डिफरेंस होता है बीजेपी अलाइंस के बीच में और कांग्रेस अलाइंस यानी कि यूपी और एनडीए के बीच में, ये नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, ना के बराबर ही माना जाता है। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस बन जाती है सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट जो पार्टीज़ होती हैं, लेफ़्ट फ्रंट पार्टी के सपोर्ट से जो है वो कांग्रेस यहाँ पे जीत जाती है और गवर्नमेंट बना लेती है। ओके, so the political process that are unfolded around after the 1980s show the emergence of broadly 4 groups of party। अब यहाँ पे बेसिकली आपको 4 ग्रुप्स ऑफ पार्टी देखने को मिलती हैं। जो 1990s के बाद जो पहला ग्रुप बनता है आपका, वो कौन सा होता है? पार्टीज दैट आर इन द कोलिशन विद कांग्रेस। वो पार्टी जो कांग्रेस के साथ कॉलिशंस बनाती है, और दूसरा वो पार्टी जो बीजेपी के साथ अलाइंस या कॉलिशंस बनाती हैं, सेकंड वन। थर्ड होती हैं लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, राइट, हु आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज 3। इन तीनों में से किसी का पार्ट नहीं है। दूसरी होती हैं अदर पार्टीज़। ठीक है, तो ये 4 पार्टीज़ आपकी बन जाती हैं, एनडीए, यूपीए, लेफ्ट पार्टीज़ एंड अदर। अभी आपकी बुक के अंदर मैप दिया गया है पेज नंबर 191 पे, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया गया है कि जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट है 2004 का, उसमें कहाँ कहाँ कौन से एरिया में एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट या फिर अदर पार्टी जीती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्रोइंग कंसेंसस। देखिए, ग्रोइंग कंसेंसस में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी पार्टी थी,
जो भी पार्टी पॉलिटिक्स चल रही थी आपस में, एक दूसरे के अंदर कमियां निकाली जा रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा टफ कंपटीशन के अंदर, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट के अंदर, मैनी ऑफ द कॉन्सेंसस अपीयर ऑन दैट पीरियड दैट हैव अमर्ज अमोंग मोस्ट पार्टीज़। बहुत सारी ऐसी सहमति बनी जिससे सारी की सारी पार्टीज सहमत थी। यहाँ से बेटा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये कि फॉर कॉन्सेंसस कौन सी थी। ओके, सो कम टू द फर्स्ट कॉन्सेंस कि कौन सी ऐसी पहली सहमति बनी जिस पे ओपोजिशन पार्टी थी या कोई भी पार्टी थी, सबकी सबने अपनी जो है अपनी सहमति जताई। फर्स्ट एग्रीमेंट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो मनमोहन सिंह जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर जो ये आई थी, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर, इसको प्रमोट किया गया था। किसको? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। ओके, वाइल मैनी ग्रुप्स आर ओपोज्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे, प्रेशर ग्रुप्स भी थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे, पार्टीज़ भी थी कुछ जिन्होंने स्टार्टिंग में इसको अपोज किया कि भाई जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा और हम उनको सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी या कोई भी पार्टी थी, मोस्ट पार्टी बिलीव दैट these policies would lead the country to prosperity and status of economic power in the world। कहीं ना कहीं हर एक पार्टी ये चाहती थी, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी थी, चाहे वो गवर्नमेंट में थी उस टाइम पे, वो यही चाहती थी कि हमारी कंट्री का विकास हो, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। फाइन, तो वो यहाँ पर जो पहली सहमति बनती है वो बनती है हमारी, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। जब हमारी एलपीजी पॉलिसी आती है तो सारी की सारी पार्टीज़ जो हैं वो वहाँ पर अपनी फर्स्ट कंसेंस दिखाती हैं। फाइन, ओके। सेकंड कंसेंस हमारी तब बनती है तब मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो है उनकी रिकमेंडेशंस को अप्लाई किया जाता है। ओके, सो सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। Political parties have recognized that the social and the political claim of the backward caste need to be accepted। अब यहाँ पे सहमति बनती है सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी की कि जो बैकवर्ड कास्ट के लिए जो ये बिल आया है उसको प्रॉपर हमें एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एज वेल एज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहाँ पे इनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, 27% ऑफ रिजर्वेशन। चाहे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ भी हो, चाहे वो मतलब एक तरीके से इसने वोट बैंक का भी काम किया। एज आई टोल्ड यू कि जो ओबीसीज है वो काफ़ी लार्ज सेगमेंट है सोसाइटी का, तो शायद इस वजह से भी यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो ऑल्सो विलिंग टू एंश्योर दैट द ओबीसीज गेट एडुकेट शेयर ऑफ पावर। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना किसी भी तरीके से वोट बैंक जो है कम भी नहीं करना चाहती थी। जैसे तैसे सही, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने ओबीसीज के जो ये बिल आया था उसके ऊपर अपनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे अपनी सहमति जताई थी। तीसरी सहमति बनी थी स्टेट रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज, पहले काफ़ी डिफरेंस था, अब ये धीरे धीरे जो है वो ये चीज़ें कम इम्पोर्टेंट रह गई हैं कि कौन सी रीजनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है या फिर कौन सी नेशनल पार्टी है, क्योंकि कॉलिशन जो इरा था शुरू हो चुका था और नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी पार्टी जो स्टेट लेवल की पार्टी थी वो अपना शेयर ऑफ पावर दे रही थी, अपने कॉलिशन में सपोर्ट कर रही थी एट द नेशनल लेवल ऑल्सो। ओके, सो दैट हैव प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट 20 ईयर्स और सो। तो एक तरीके से यहाँ पे जो ये डिफरेंस है काफ़ी कम होता नज़र आया। यहाँ पे सबकी सहमति बनी कि ठीक है, अगर सरकार नहीं बन पा रही है पावर में, अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है फुल मेजोरिटी के साथ, तो यहाँ पे जो रीजनल पार्टी हैं, स्टेट लेवल की पार्टी हैं, वो अपनी शेयर ऑफ पावर यहाँ पे दे सकती हैं, यहाँ पे कॉलिशन वो बना सकती हैं, अलाइंस बना सकती हैं। ओके, सो इस ये था हमारा जो थर्ड एक्सेप्टेंस जो आई। फोर्थ जो एम्फेसिस दिया गया ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। राइट, आइडियोलॉजिकल यानी कि हमने देखा इतने बड़े बड़े अलाइंस बने थे, एनडीए का, यूपीए का, राइट, बहुत सारी रीजनल पार्टी के अलाइंसेस बने थे। तो वो अलाइंसेस क्यों बने थे? क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रख के बने थे, अपनी आइडियोलॉजी को साइड लाइन करके बने थे।
अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि शेयर ऑफ पावर, यानी कि एक तरीके से एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में एंटर होनी शुरू हो गई। एंड दस मोस्ट पार्टी ऑफ द एनडीए डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व, राइट। एनडीए की बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जो उनकी आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व, उससे एग्री नहीं करती थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ वो सामने आई, इकट्ठी आए और उन्होंने गवर्नमेंट बनाने के लिए हेल्प की और अपना फुल टर्म वहाँ पे इंजॉय किया। तो अब आइडियोलॉजी के चीज़ को लेकर अड़े रहें कि भाई हमारी तो ये आइडियोलॉजी है, हम तो इसी को फॉलो करेंगे, यही करेंगे। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी से हटकर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती नज़र आई। ओके, सो दीज वर द फोर कंसेंसस, जहाँ पे एक इतनी टफ और डिफ़िकल्ट कंपटीशन की सिचुएशन के अंदर ऐसी चीज़ें थी जिन पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सहमति जताई कि ठीक है, ये चीज़ें ठीक हैं और ये ऐसी होनी चाहिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यू एडेड टॉपिक दैट आर एडेड फॉर दिस ईयर, लाइक यूपीए 1-2, okay, and DA 1-2-3-4 and issue of development and governance. Okay, फर्स्ट वी विल डिस्कस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 and 2। स्टूडेंट, the NDA was formed in May 1998 as a coalition to contest the general election। ठीक है, जनरल इलेक्शन जब हुए थे 1998 के बाद, उसके बाद एक कॉलिशन, ये पहला कॉलिशन था जो एनडीए का सामने आया और इसी पहले कॉलिशन को बीजेपी लेड था ये, और जो इसके लीडर थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। फाइन, तो ये जो कॉलिशन था इसको कहा जाता है एनडीए 1, जो कि बना था इलेक्शन टाइम पे 1998 के टाइम पे बना था, and it was led by BJP and included several regional parties and the outside support by टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। आउटसाइड सपोर्ट मैंने आपको पहले बताई थी कि आउटसाइड सपोर्ट क्या होती है, कि गवर्नमेंट के अंदर ना आना लेकिन बाहर से मेजोरिटी को सपोर्ट कर देना, अपनी मेजोरिटी वहाँ पे दे देना। तो तेलुगु देशम पार्टी ने यहाँ पे सपोर्ट दी थी और बहुत सारे रीजनल पार्टी का अलायंस बना था काफ़ी बड़ा, जिसको एनडीए नाम दिया गया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बहुत सारी पार्टी थी इसके अंदर, समता पार्टी थी, शिवसेना, अकाली दल, राइट, और जो थी AIADMK, ये पार्टी भी थी जो कि जयललिता की पार्टी है। बाद में इसी पार्टी ने इसका जो अपना सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया था आफ्टर 13th मंथ, 13 महीने के बाद अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। किसने? AIADMK पार्टी, जो कि जयललिता की पार्टी थी, और सिर्फ एक वोट का डिफरेंस रहा था जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। ओनली 1 वोट डिफरेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, आप ये जान सकते हो, गूगल कर सकते हो, कुछ इस पे वीडियोस होंगी तो वो भी आप देख सकते हो कि किसकी वो एक वोट थी जिसकी वजह से जो थी ये पार्टी जो थी गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट उस टाइम पे 13 महीने के बाद। आपको याद होगा कि उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी 1996 में। सिर्फ 13 डेज़ के लिए उनकी गवर्नमेंट रही थी, क्योंकि किसी भी दूसरी पार्टी ने यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था इस वजह से। तो 13 दिन के लिए पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 1998 में 13 मंथ के लिए दोबारा से इन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए यहाँ पे शपथ ग्रहण की थी। लेकिन उसके बाद जयललिता का सपोर्ट वापस हट जाने के बाद ये सरकार दोबारा से गिर गई थी आफ्टर द 13 मंथ। ओके, तो जो ये अलायंस बना था ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1, इसको कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए 1। इसको एनडीए 1 बोला जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद एनडीए 2 कहा जाएगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी पूरी कंप्लीट मेजोरिटी के साथ। 1999 से 2004 तक इसने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया था। एनडीए गोट मेजोरिटी अगेन, दोबारा से फिर इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ न्यू मोर रीजनल पार्टीज। अब यहाँ पे कुछ और रीजनल पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कंसेंसस बनी थी, रीजनल पार्टी ने अपनी सपोर्ट यहाँ पे दी थी।
तो कुछ रीजनल पार्टी के सपोर्ट की वजह से नाउ थर्ड टाइम अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म, एंड दैट इज कॉल्ड द NDA-2। इसको ही NDA-2 कहा जाता है। तो इसके कुछ अचीवमेंट देख लेते हैं। NDA-1 एंड NDA-2 की क्या अचीवमेंट रही थी इस गवर्नमेंट की, तो क्या हाईलाइट थे इसके बीजेपी गवर्नमेंट के। नंबर 1 क्या था कि पोखरान सेकंड, क्योंकि जो पोखरान 1 के बाद हुआ था, जो पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन मई 1998 में, पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ पोखरान 1 एंड पोखरान 2 के बारे में। तो ये कंडक्ट किया गया था, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है इस टाइम की, 1998 की। उसके बाद अटैम्प्ट टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो थे रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी बाय द प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और लाहौर बस सर्विसेज भी शुरू की गई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारी जो ये हमने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया था, उसका जो पाकिस्तान ने है हमारे पीठ पे वार किया, और कारगिल वॉर शुरू हुआ था उसके बाद विद पाकिस्तान, और हमारे एरिया में घुस आए थे पाकिस्तानी सैनिक 1999 में। तो अब कारगिल वॉर के अंदर भारत की जीत होती है, बहुत अच्छी जीत होती है। जो भी टेरिटरी, जो भी एरिया पाकिस्तान ने जहाँ पे कंट्रोल किया था, वो हम वापस ले लेते हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये विक्ट्री शो कर रही हैं, कारगिल वॉर के टाइम की ही फ़ोटो है, जहाँ पे विक्ट्री दिखाई जा रही है कि किस तरह से वहाँ पे भारत ने झंडा फहराया था अपना। उसके अलावा टेररिस्ट अटैक हुए थे इंडियन पार्लियामेंट पे, आपको याद होगा दिसंबर 2001 में, 13 दिसंबर 2001 पे पार्लियामेंट अटैक हुआ था। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, यानी कि हमारी NDA-1 थी। ओके, एंड मेजर शिफ्ट हुई थी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। फॉरेन पॉलिसीज, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया है इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशन विद USA एंड इज़राइल। ओके, तो वहाँ से आप देखिएगा दोबारा। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। चाइना के साथ भी काफ़ी बातचीत हमारी बढ़ी थी, और जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे, काफ़ी कुछ जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे उस टाइम पे सोल्व किए गए थे। इसके अलावा गोदारा वायलेंस, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था, इसके चैप्टर के अंदर आपका है गुजरात राइट्स हुए थे 2002 के अंदर। तो ये सब इस टाइम पीरियड के इस गवर्नमेंट के NDA-1 एंड NDA-2 की जो थे हाईलाइट थे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस UPA-1 एंड UPA-2। UPA-1 एंड 2 यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, राइट, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना इलेक्शन 2004 में, वही यहाँ पे बताया गया है बेसिकली आपको कि जो हमारा पहला अलायंस आया था वो बीजेपी का अलायंस था। 1998 के अंदर पहला अलायंस बना था हमारा NDA। उसके बाद जब 2004 के इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस भी अलायंस में एंटर कर लेती है, कॉलिशन में एंटर करती है, और वो UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाती है, जिसके अंदर काफ़ी लेफ्ट पार्टीज़ का भी सपोर्ट होता है इनको। एंड अलायंस केम टू पावर, एंड दिस गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत के। जब हमने अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, LPG पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, उस टाइम पर मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये, और काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इनका भारत को उस टाइम्स की, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमको इस जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन हमारी थी उससे बाहर निकालने के लिए। ओके, तो अब जो UPA-1 बनती है 2004 में, मनमोहन सिंह इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अभी डिटेल में हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हमने ये इलेक्शन को स्टडी किया था। और रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज ऑल्सो, एंड द इलेक्शन ऑफ 2004 ऑल्सो विटनेस्ड द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस। यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस का रिवाइवल देखा जा सकता है। इट कुड इंक्रीज इट्स सीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991। ओके, 1991 के बाद थोड़ी बहुत इसने अपनी नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज़ किया था इस अलायंस के साथ जब इसने एंटर किया। तो यहाँ तक था है हमारा कौन सा, UPA-1। फाइन, UPA-1 यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 1। अब जो UPA-2 बना था हमारा, अगेन इन 2009 के अंदर दोबारा से इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, और उसके अंदर दोबारा से जो UPA थी वो जीत जाता है, UPA अलायंस लेड बाय द कांग्रेस, और इसको मिलती हैं 262 सीट। ओके,
जिसके अंदर अगर कांग्रेस की बात करे जाए, अलोन की अगर कांग्रेस की बात करें तो 206 सीट कांग्रेस जीतती है और अलायंस के साथ जीतती है 262 सीट। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दैट वाज द यूपीए 2, यानी कि पहली गवर्नमेंट बनी थी यूपीए 1 जो 2004 से 2009 तक रही। दोबारा से कांग्रेस आई अलायंस के साथ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ, और इसका टाइम पीरियड रहा था 2009 टू 2014। फाइन, अब इसकी कुछ अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं। ओके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था 1 एंड 2 की कुछ मेजर हाईलाइट क्या थे? क्रिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक जोन। एज आई टोल्ड यू कि मनमोहन सिंह को ही ये क्रेडिट जाता है। तो देखो, न्यू इकोनॉमिक जोन होती है कि जो भी एमएनसीज भारत में आ रही हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी देना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, राइट, लाइक द लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर, ये सब चीज़ें उनको चीप रेट पे प्रोवाइड कराना। जब ये सब रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें अगर उनको चीप रेट पे मिलेगी तभी कोई भी एमएनसी जो है वो भारत में आने के लिए अट्रैक्ट होगी और भारत में एमएनसी लगाएगी। फाइन, तो उस टाइम क्रिएशन हुआ था न्यू इकोनॉमिक जोन का। नरेगा आपने पहले क्लास 9th में भी पढ़ा है, नरेगा एक्ट 2005 10th में भी पढ़ा है, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है। तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया था इस टाइम की गवर्नमेंट ने। राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द वेरी मच इम्पोर्टेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू फोर्स इन 2005। 2005 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई को। वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके अलावा टेररिस्ट अटैक हुए थे मुंबई पर, मुंबई के होटल ताज के अंदर जो अटैक हुए थे वो 26 नवंबर 2008 के अंदर ये अटैक किया गया था। इसके बाद काफ़ी और भी सीरियल अटैक्स हुए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 2008 के अंदर मुंबई जली थी। ओके, आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था 2009 में, उससे पहले आधार कार्ड नहीं होते थे। अन्ना हजारे का मूवमेंट, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जिसको जेपी के मूवमेंट के पैरेलल ही ये मूवमेंट था, ये भी अगेंस्ट करप्शन था। 2012 में जो इन्होंने चलाया था अन्ना हजारे ने दिल्ली के अंदर। और जो जेपी का मूवमेंट था जो बिहार में उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में जो एजिटेशन किया था, वो भी मतलब ऐसा ही मूवमेंट था। तो ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने वो एजिटेशन नहीं देखा, जेपी का मूवमेंट नहीं देखा, वो अन्ना हजारे का मूवमेंट देख सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम वही इनका तरीका था मूवमेंट करने का, एजिटेशन करने का अगेंस्ट द करप्शन। ओके, इसके अलावा जो ये गवर्नमेंट है यूपीए 1 एंड यूपीए 2 बहुत सारे स्कैम्स के लिए जानी जाती है। बहुत घोटाले हुए थे इस टाइम पर, और ये जो करप्शन के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया गया था ना अन्ना हजारे ने, ये भी इसीलिए था क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दुनिया भर के स्कैम्स हुए थे। बहुत सारे स्कैम्स तो ऐसे ही हैं जिन पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। फाइन, so that's all about United Progressive Alliance UPA 1 and UPA 2. Okay, now we will discuss NDA 3 and NDA 4, क्योंकि NDA 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। Now we will discuss the newly added topic. Also these are the newly added topic NDA 3 and NDA 4, and that are very much important also. Okay, NDA 3 and NDA 4. Fine. Bharatiya Janata Party led by the Prime Minister Narendra Modi got an absolute majority in Lok Sabha election held in May 2014, and after nearly 30 years of Indian politics, a strong government with absolute majority was established at center. देखिए 30 सालों के बाद, 30 ईयर के बाद, क्योंकि लगभग 30 साल हो गए थे कॉलिशन गवर्नमेंट बनते बनते। अगर हम देखें तो 1984 के बाद से जब कांग्रेस आई थी उसके बाद सारा कॉलिशन गवर्नमेंट ही बनती आ रही है। तो 30 साल के बाद एक हम बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को देखते हैं 2014 में, जो कि एक एब्सोलूट मेजोरिटी लेकर आती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एब्सोलूट मेजोरिटी? एब्सोलूट मेजोरिटी किसको बोलेंगे कि भाई देखो, हमें जीतने के लिए 50+1 चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 543 हैं तो 543 में से सीट कम से कम 272 होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि 50+1, इससे ज़्यादा चाहे कितनी भी हो जाए। तो ये जो गवर्नमेंट थी ये पूरी एब्सोलूट मेजोरिटी जीत कर आई थी। हालांकि इसको NDA 3 कहा जाता है, इट इज़ कोल्ड NDA 3। ठीक है, NDA 3 एंड बीजेपी लेड NDA 3 इसको बोला जाता है क्योंकि इसका अलाइंस है NDA के साथ।
एनडीए जो सेवरल पार्टीज़ हैं, लगभग 25 पार्टी के आसपास पार्टीज़ हैं इसके अंदर, एनडीए के अलायंस के अंदर, जिनके अंदर सेवरल रीजनल्स पार्टी हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी पार्टी हैं, नाम भी बताए थे, जैसे कि समता पार्टी, शिवसेना, अकाली दल। ओके, तो कुछ ऐसी पार्टी है जिनका एक बहुत बड़ा अलायंस है इसके साथ एनडीए में। तो इसके लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, एज आई टोल्ड यू। तो अब चाहे इसको कहा जाए एनडीए 3 कहा जाता है, लेकिन जो पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो 2014 वॉज लार्जली डिफरेंट इट्स प्रीडिसेसर। देखिए, प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो पहले जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी ना, जो इसके सक्सेसर थे, वेयर द प्रीवियस कॉलिशन वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज। द एनडीए 3 coalition was not only steered by a national party। देखो, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? क्योंकि जो पहले पार्टी बनती थी ना, वो इसके कॉलिशन के सपोर्ट की वजह से बनती थी, लेकिन जो ये गवर्नमेंट बनी है 2014 के अंदर, जो हमारी ये बीजेपी बनी है, ये एक तरीके से इसने अकेले अपने दम पर जीती हैं। एनडीए 3 ने जीती थी 282 सीट, जबकि जीतने के लिए चाहिए थी 272 सीट। तो इसने अकेले जीती 282 सीट। और अगर अलायंस की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, तो एनडीए के साथ मिलकर इसने जीती थी 336 सीट, राइट। तो इसकी मेजोरिटी अपने अकेले दम पर थी, यानी कि अलायंस के इसके साथ उनके नीचे काम नहीं करना पड़ेगा, या कभी भी ये टेंशन नहीं रहेगी, जो डिसीज़न लिए जाएंगे काफ़ी पावरफुल लिए जाएंगे। ये ख़तरा ही नहीं रहेगा कि अगर हमने जो अलायंस जो हमारे साथ है, अगर उनके लीडर को नाराज़ कर दिया, तो हमारी जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में आ सकती है। ऐसा कोई खतरा इस गवर्नमेंट को नहीं था। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है। ओके, सो in this way that led by one of the national party, the NDA 3 coalition was not only steered by national party, that is BJP। ओके, पहले क्या होता था कि जितने भी कॉलिशन बनते थे उसके अंदर एक नेशनल पार्टी होती थी, साथ में अलायंस होते थे सेवरल पार्टीज़ के। अब ये डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे अलायंस तो है, एनडीए साथ में अलायंस तो है, क्योंकि वो तो इलेक्शन से पहले ही बन गया था। अलायंस ज़रूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक नेशनल पार्टी है, साथ में जो नेशनल पार्टी है ना, वो डोमिनेट कर रही है दूसरी पार्टीज़ पे। इट वॉज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी। जो ये गवर्नमेंट है, जो ये अलायंस है, डोमिनेटेड बाय बीजेपी एंड विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन इन लोकसभा, एंड इट वॉज कॉल्ड ए सरप्लस मेजोरिटी कॉलिशन। यही बोला जाएगा इसका सरप्लस मेजोरिटी कॉलिशन का मतलब है कि वे एक्स्ट्रा है कुछ ना कुछ। ये जो जितनी भी सीट्स मिली हैं ये एक्स्ट्रा हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मतलब ये सीट, अगर ये अलायंस अगर हट जाए पीछे, तो फिर ये गवर्नमेंट गिर जाएगी या माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो इन दैट सेंस ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सीन इन द नेचर ऑफ coalition politics, which could be seen from one party led coalition to one party dominated coalition। जो शिफ्ट हो गया है, मतलब वन पार्टी लेड कॉलिशन होता था, यानी कि एक नेशनल पार्टी होती थी, साथ में कॉलिशन होता था, और अब ये शिफ्ट हो गया है किस में? वन पार्टी डोमिनेटेड कॉलिशन। कॉलिशन तो है, लेकिन उसके अंदर डोमिनेशन है वन पार्टी का। वन पार्टी डोमिनेटेड कॉलिशन ये बन गया है। फाइन, ओके। अब हम देखते हैं इसमें आगे और पढ़ते हैं कि जो 2000 ये था हमारा एनडीए 3, दैट वाज ऑल अबाउट एनडीए 3। और अब हम शुरू करते हैं एनडीए 4 के बारे में पढ़ना। फाइन, एनडीए 4 हमारा बना था लोकसभा इलेक्शन 2019 में। एनडीए 3 हमारा बना था लोकसभा इलेक्शन 2014 के अंदर। तो जो हमारा एनडीए 4 है वो काउंट होगा 2019 के लोकसभा इलेक्शन से। द 17th सिंस इंडिपेंडेंस वंस अगेन ब्रोट बैक बीजेपी लेड अलायंस एनडीए 4 and to the center of power by winning more than 350 seats out of 543 constituency, राइट। यानी कि 350 से भी ज़्यादा टोटल इसकी सीट आई थी, मेजोरिटी में जो आई थी 353 सीट्स। अगर हम अलायंस के साथ मिलाकर इसकी बात करें तो बीजेपी ने उससे भी ज़्यादा, मतलब एनडीए 3 से भी कहीं ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से सीट जीती थी, जो कि 353 थी। कितने में से? 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में से जीती थी। एंड द बीजेपी ऑन इट्स ओन वोन 303 सीट। अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने अकेले दम पर जीती थी 303 सीट, जो कि सफिशेंट थी मेजोरिटी के लिए। कहाँ 272 और कहाँ 203। ओके, सो द बिगेस्ट नंबर ऑफ एनी सिंगल
party has won in the lower house since 1985 when Congress swept the elections in the aftermath of Mrs. Indira Gandhi assassination. क्योंकि उस टाइम पर सपोर्ट थी, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट बनी थी असैसिनेशन के बाद, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सिंपैथी थी कि भाई मर्डर हो गया इंदिरा गांधी का, अब उनके बेटे को तो बनाना ही है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है। तो उस टाइम पर जब इलेक्शन हुए थे 1984 के, जब इलेक्शन हुई थी जिसका रिजल्ट 1985 में आया था, तो उस टाइम पे कांग्रेस को मिली थी 415 सीट, राइट। तो अब उसके बाद एक जिसने झाड़ू मार दी थी कांग्रेस ने, मतलब पूरे भारत में झाड़ू मार दी थी, कहने का मतलब है कि एक तरीके से सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट में भी कांग्रेस, इस तरीके का था। तो ऐसा ही कुछ अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है बीजेपी का, कि सेंटर में तो है ही बीजेपी जो अपनी सिंगल मेजोरिटी से, अपनी खुद की मेजोरिटी से आई है, साथ के साथ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी ही है। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस यहाँ पे मिली है बेस्ड ऑन द टूमल्चुअस सक्सेस। अब यहाँ पे टूमल्चुअस सक्सेस का मतलब है कि बहुत ग्रैंड सक्सेस जो ये मिली है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो सक्सेस मिली है यहाँ पे ऑफ द बीजेपी इन 2019, सोशल साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग द कॉन्टेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम विद बीजेपी सिस्टम। हमने पढ़ा था ना कांग्रेस सिस्टम पहले, कि कांग्रेस सिस्टम है और कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। तो अब हमारे जो सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने इक्वेट करना शुरू कर दिया है कॉन्टेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम को बीजेपी सिस्टम, कि भाई अब ये बीजेपी सिस्टम है, क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी का डोमिनेंस होता जा रहा है। वेयर एन इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वी हैव सीन लाइक द कांग्रेस सिस्टम अर्लियर। ओके, सो दैट वंस अगेन स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। दोबारा से ये चीज़ भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में दिखती नज़र आ रही है कि अब राइज होता जा रहा है बीजेपी सिस्टम का, और कांग्रेस सिस्टम का जो है वो कहीं ना कहीं एंड होता जा रहा है। फाइन, ओके। नाउ द next topic is the newly added topic that we are going to discuss, issues of development and governance. Okay, यहाँ पे इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस में वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट एंड वी विल टॉक अबाउट द गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स पावर वी कैन से, एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन से, और अथॉरिटी वी कैन से। फाइन, सो ए मेजर चेंज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इज़ द शिफ्ट फ्रॉम द कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी शिफ्ट देखने को मिलती है। जो जिस पॉलिटिक्स को कहा जाता था, बीजेपी को कोसा जाता था इस चीज़ के लिए कि दैट इज़ बेस्ड ऑन ओनली कास्ट एंड रिलीजन, तो उसकी एक शिफ्ट होती नज़र आ रही है किसमें, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, कि एक तरीके से डेवलपमेंट करना है, सबका साथ सबका विकास। ओके, विद इट्स प्री इंटेंडेड गोल, सबका साथ सबका विकास, यही यहाँ पे लिखा गया है, जो इसका पहले से ही गोल था। प्री इंटेंडेड गोल का मतलब है कि इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो था, राइट, 2014 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि हर पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई मैनिफेस्टो होता है, तो बीजेपी ने यहाँ पे मैनिफेस्टो दिया था कि सबका साथ सबका विकास, जो कि सच होता प्रूव हो रहा है। द एनडीए थर्ड गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स। जब ये शुरू हुई थी एनडीए थ्री गवर्नमेंट 2014 में, तो ये बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स के साथ शुरू हुई थी। और जो स्कीम्स आपने नाम सुना भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ओके, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, ये सब योजनाओं के बारे में ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि इतनी ज़्यादा लार्ज स्कीम्स जो थी दैट वाज स्टार्टेड बाय एनडीए थ्री, दैट वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, दैट वाज स्टार्टेड बाय नरेंद्र मोदी। फाइन, तो ये सब अचीवमेंट भी पढ़ रहे हैं हम साथ के साथ इस गवर्नमेंट की। ये तो आपको पता ही होगा 2014, क्योंकि आप इस युग के बच्चे हो। जो जो स्कीम्स आपको चल रही हैं, आपने इन स्कीम्स को पहले सुना भी होगा। ओके, सो ये था हमारा नया इशू, डेवलपमेंट एंड द गवर्नेंस। इसके साथ साथ जितनी भी ये स्कीम्स हैं हमारी,
ओके जितनी भी ये स्कीम्स हैं ना, इंटेंटेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन बाय मेकिंग द रूरल हाउस होल्ड। देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्कीम्स पहली बार आई हैं। पहले भी बहुत सारी स्कीम्स जो दूसरी गवर्नमेंट थी उनके भी मैनिफेस्टो रही हैं, उनका भी डेवलपमेंट का एक एजेंडा रहा है और स्कीम्स आती रही हैं। लेकिन इसके अंदर क्या था कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इन स्कीम्स को बिल्कुल डोर स्टेप तक पहुंचाया गया कॉमन मैन के, यानी कि अंत्योदय योजना की जो बिल्कुल लास्ट में लाइन में जो लास्ट पीपल है वहाँ तक, रूरल हाउस होल्ड तक इन स्कीम्स का बेनिफिट पहुँचे। क्योंकि पहले जो स्कीम्स आती रही हैं, बहुत सारी स्कीम्स का तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि भाई ये स्कीम्स क्या हैं, इसका बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है यहाँ पे इन स्कीम्स का। बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि इन स्कीम्स को जो रूरल हाउस होल्ड के बिल्कुल डोर स्टेप तक पहुँचाया गया है। पर्टिकुलरली द विमेन द रियल बेनिफिशरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो विमेन को सबसे ज़्यादा इन स्कीम्स का बेनिफिट मिला है। ओके इन स्कीम्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है विमेन को मिला है। एंड द सक्सेस ऑफ दीज स्कीम्स कुड बी सीन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 1919। और इस बात से हमें पता चलता है कि सक्सेस रेट कितना ज़्यादा था इन स्कीम्स का कि 2019 के जब इलेक्शन हुए थे तो लोकसभा इलेक्शन में जहाँ पे वोटर हैव क्रॉस्ड द स्टेट, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, जेंडर, रिलीजन। अब जब इतनी ज़्यादा सीट अगर लोकसभा को मिल रही हैं, राइट, इतना ज़्यादा वोट बैंक अगर है, यानी कि अकेले दम पे अगर बीजेपी 303 सीट अगर जीत की आ रही है, तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ने तो ये वोट दिए नहीं है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट पीपल हैव क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी से हटकर, उनसे आगे निकल कर, उन चीज़ों से बाहर निकल कर वोट की हैं बीजेपी को। Fine. So gender and the religion brought back the issue of development and governance to the center stage under the BJP-led NDA government, characterizing the current change with सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। अब इसने सबका साथ सबका विकास में थोड़ा चेंज कर दिया है, अब बन गया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फाइन। So that's all about today's lecture as well as this chapter also. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब क्या है। देखिए जो न्यूली एडेड टॉपिक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।